हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच इज बैकएंड में जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब तक हमने जितना भी कोड लिखा वो स्ट्रक्चर वे में ही लिखा, लेकिन हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आ रहे जो कि इंडस्ट्री में फॉलो होता है और वो हमें फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। बिना बैकएंड फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किए भी आप अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड होता है किसी भी चीज़ को करने का। ठीक है, काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट वे अगर उससे चूज़ करें तो हमारा काम आसानी से हो सकता है और बिना दिक्कत के उस काम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बैकएंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से हमें बनाना चाहिए। अभी तक हमने अच्छा ही कोड लिखा था और अच्छे ही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फ़ॉलो किया था। लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर होते हैं जिनको कांसेप्ट तो सारी आती है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज़ वे में कोड लिखना नहीं आता। ऑर्गेनाइज़ वे में कोड लिखना मतलब क्या? कि आप एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? ठीक है, अगर आपको बैकएंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या करते हो? सारा का सारा कोड एक ही फ़ाइल में लिख देते हो। ठीक है? ये तो हम कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। बिना किसी और फ़ाइल में कोड लिखे हुए एक ही फ़ाइल में सारा का सारा कोड हम लिख सकते हैं। लेकिन इससे क्या दिक्कत आएगी? अब आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे, जब आप किसी इंडस्ट्री में क्या करोगे? काम करोगे, तब आपके पास एक टीम होगी। ठीक है? 4-5 लोगों की टीम होगी और आप 4 लोग, देखो ये 4 लोग मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। ये आपके 4 लोग हैं, 1, 2 और ये तीसरा और ये 14, और ये 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन किसके ऊपर काम करेगा। तो ये पहला बंदा बोलेगा कि मैं एक राउट्स के ऊपर काम करूँगा, जितने भी राउट्स रेस्ट एपीआईज़ हैं, उनको मैं बनाऊँगा। ये बोलेगा कि जो भी सर्वर में कुछ दिक्कत आएगी, उनमें मैं सॉल्व करूँगा। ये बोलेगा कि जो भी डेटाबेस के स्कीमाज़ मुझे बनाने हैं, ठीक है? जो भी हमें स्कीमाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बनाऊँगा। और ये फाइनली ये बंदा बोलता है कि जो कंट्रोलर होते हैं, ठीक है? उनका लॉजिक्स मैं लिखूँगा। और एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि बिज़नेस लॉजिक मैं लिखूँगा। ठीक है? तो एक बात सोचिए कि इन सारे जो टीम मेंबर्स हैं, उन्हें एक ही प्रोजेक्ट पर अगर काम करना है, तो क्या एक ही फाइल में अगर हम कोड लिखें, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि ये पूरे के पूरे बंदे एक ही फाइल में चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो हमें इसको पार्ट-पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये बंदे अभी कंपनी में काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट अभी कंपनी का चल रहा है। लेकिन कुछ दिक्कत से ये बंदे गुम हो जाते और या फिर कंपनी उन्हें निकाल देती है। तो बाकी के बंदे आ सकते हैं, ठीक है? बाकी के लोग आ सकते हैं। अब इन्होंने अगर एक ही फाइल में अगर कोड किया हो, तो बाकी के बंदे आएँगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो कोड होगा वो थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स में होगा। अगर आपने सारा का सारा कोड एक ही फाइल में अगर लिख दिया हो, तो बेस्ट वे क्या है कि हम एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को ही फ़ॉलो करते हैं कि जो राउट्स होंगे वो अलग होंगे, जो सर्विसेज़ होंगे, जो रिपॉज़िटरीज़ होंगे, वो अलग-अलग हम रखेंगे। उसके बाद जो मॉडल्स, व्यू, कंट्रोलर आपने एमवीसी देखा होता, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो भी हम बैकएंड में फॉलो करते हैं। एक्चुअली वो फ्रंट एंड के लिए, लेकिन बैकएंड में भी वो अलग तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसे भी हम फॉलो करते हैं। तो इससे दिक्कत क्या है कि हम पूरा का पूरा कोड एक ही फाइल में नहीं लिख सकते, उसे हमें एक ऑर्गेनाइज वे में अलग अलग फाइल में लिखना पड़ता है, तभी दूसरा बंदा आकर इस प्रोजेक्ट को संभाल सकता है। अब देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना एक सिंपल है। किसी भी प्रोजेक्ट को हम सिंपल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना, उसके ऊपर नई फीचर ऐड करना, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। कंपनीज में जाकर आप नए-नए वेबसाइट नहीं बनाते हो, जो एक्जिस्टिंग वेबसाइट है उन्हीं को आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो, उन्हीं के ऊपर आप क्या करते हो, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का आपको महत्व समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पर एक ही फाइल में पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर कोड को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो करना है। ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? कंपल्सरी नहीं मतलब क्या? कि बिना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो किए भी आप अपना कोड लिख सकते हो। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है? एक अच्छा बैकएंड डेवलपर होने के नाते हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है? ऐसे ही हवा में यहाँ पर कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए ये चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। अब हम डायरेक्टली फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं कि किस तरह से हमारा बैकएंड का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होगा। अब देखो, ये जो इमेज है मैंने गूगल से उठाई है, ठीक है? और आपको गूगल पर बहुत सारी इमेजेस मिलेगी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर डाल चुकी है, ठीक है? तो वहाँ से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल क्या है, पहले हम एक-एक तरीके से समझते हैं, ठीक है? एक-एक को डिबग करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, तभी आपको सारे लॉजिक्स और सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो पहले होता है ये नोड मॉड्यूल्स। आपको नोड मॉड्यूल्स के बारे में पता होगा। जब हम किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, या फिर एक्सप्रेस हो, या फिर जो हमारा मुंगूस हो, या फिर जो वैलिडेटर है, या फिर जेडब्ल्यू टोकन करने के लिए जो हम जेसन वेब टोकन यूज़ करते थे, डॉट एनवी, जितने भी सारे हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, उनका जो सपोर्टेड कोड होता है वो होता है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नोड मॉड्यूल्स मतलब क्या कि
जब हम लाइब्रेरी यूज करते, फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी ने तो लिख रखी होंगी ना। अगर इसका कोड हमें, ठीक है, इसका कोड कहीं और शिफ्ट है, ठीक है, लेकिन हम एक्सप्रेस को यूज करना चाहते, एक्सप्रेस का लॉजिक तो हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ नोड जेएस आता है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेस को हमारे सिस्टम में लाते, हमारे सिस्टम में लाने का मतलब यही है कि एक्सप्रेस का जो सारा कोड लिखा है वो कहीं और होस्ट है, और वो हमें हमारे सिस्टम में चाहिए। तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करते हैं, तो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड कहाँ पर अवेलेबल होता है, हमारा नोड मॉड्यूल्स के लिए होता है। अब नोड मॉड्यूल्स की क्या खासियत है कि अगर एक्सप्रेस जीएस किसी और फोल्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेस जीएस किसी एक फोल्डर में है, और ये फोल्डर हमारा नोड मॉड्यूल्स में आ गया। अब ये फोल्डर भी किसी और फोल्डर के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, ये फोल्डर भी किसी, मतलब ये कोड भी किसी और कोड के ऊपर डिपेंड होगा, और ये कोड किसी और कोड के ऊपर डिपेंड होगा। तो मतलब क्या है कि ये हायरार्की की बढ़ जाती है। तो ये पूरा का पूरा कोड हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नोड मॉड्यूल्स में हमारे सिस्टम में लाना पड़ता है। तो इसीलिए नोड मॉड्यूल्स में बहुत सारी फाइल आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे नोड मॉड्यूल। तो नोड मॉड्यूल के ऊपर आपको कोई ऐसी रिसर्च करने की काम नहीं है, सिंपल सा क्या है, अपना कोड है जो हम npm इंस्टॉल से ला सकते हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स में कुछ ना होता है, इससे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सोर्स फोल्डर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स फोल्डर, मैं भी सोर्स फोल्डर बनाया करता था, ठीक है, बनाया करता था, मतलब कि आपने देखा होगा कि हम एक स्टैंडर्ड को भी फॉलो करते थे। तो ये सोर्स फोल्डर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। एक्चुअल जो प्रोडक्शन का कोड होता है वो इसी फोल्डर में होता है। इसी फोल्डर में हम पूरा का पूरा लॉजिक लिखते हैं, पूरा का पूरा एप्लीकेशन इसी फोल्डर के ऊपर बनाते हैं। इसको हम पेरेंट फोल्डर भी बनाते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे हम पेरेंट फोल्डर भी बनाते हैं, ठीक है। हम इसे पेरेंट फोल्डर भी बना बोल सकते हैं, ठीक है। पेरेंट फोल्डर मतलब का सबका बाप, सबका बाप मतलब क्या, कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो हम किसके अंदर लिखते हैं, पेरेंट फोल्डर के अंदर लिखते हैं, विच इज सोर्स फोल्डर, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन आपको वही रखना है, सोर्स फोल्डर, ठीक है। जब आप जो अपना VS कोड का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, कौन सा आइकन का, ठीक है, कि जब भी आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो तो इस तरह से आपको आइकन दिखते हैं, ठीक है। मतलब वो आइकन ये दर्शाती कि ये फंक्शनलिटी इस फोल्डर में है। तो ये सोर्स फोल्डर सभी फोल्डर को कंटेन करता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बैकएंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बैकएंड मतलब क्या, कि सब लॉजिक हम सोर्स फोल्डर के अंदर ही लिखते। उसके बाद आता है हमारा कॉन्फिग फोल्डर। अब ये कॉन्फिग फोल्डर क्या है, अगर आप न्यू है तो कॉन्फिग फोल्डर समझने के लिए दिक्कत हो सकती है। कॉन्फिग फोल्डर मतलब क्या, कि जो भी हम यहाँ पर जो कनेक्शंस बनाते हैं, इसका मतलब क्या, कि जब भी हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते, मोंगोडीबी को कनेक्ट करते, और फ्यूचर में हम जो रेडिस डेटाबेस देखेंगे, रेडिस डीबी देखेंगे, जब हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं उसके बाद रेडिस को कॉन्फ़िगर करने का मतलब यही है कि जोड़ना, कनेक्शन को बनाना, ठीक है, जोड़ना। तो जो हमारे डेटाबेस कनेक्शंस हैं, रेडियस डेटाबेस से हम जब कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमने ये देखा नहीं है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन हम रेडियस डीबी को कनेक्ट करते हैं या फिर मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं, ये कहाँ पर क्रिएट करते हैं, हम कहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, ये हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, ओके। कहाँ पर करते हैं हम, इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर करते हैं। अब ये जो कॉन्फ़िग फ़ोल्डर होता है हमारा, इस कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर हम मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं, और जो रेडिस डीबी है और जो भी अदर्स डेटाबेस को हम यूज़ करना चाहते हैं। देखो, ये मोंगोडीबी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। इसके जगह पर आप दूसरा डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हो, एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली नो सिक्योर डेटाबेस है, इसकी जगह आप सिक्योर डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेडियस डीबी। अगर हमें कोई कनेक्शन बनाना है दूसरे सिस्टम के साथ, मतलब क्या, कि हमें मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है, रेडिस डीबी को, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो ये हम करते हैं कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। किस फोल्डर के अंदर करते हैं हम, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं हमारे, जो डेटाबेस कनेक्शन है, ठीक है, वो हम करते हैं कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, ओके। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह पर गिटहब पर कोड देखा होगा, वहां पर कंट्रोलर डिफाइन होते हैं। अब कंट्रोलर मतलब क्या, कि जो भी हम राउट में लिखते हैं, राउट में हम बेसिकली क्या लिखते हैं, हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरचेंज कनेक्शन है, ठीक है, इनका जो है वो कनेक्शन है। अब राउट को हम डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल, हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। हमारा एप्लीकेशन एक छोटा बच्चे वाला एकदम छोटा एप्लीकेशन नहीं है। देखो, हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। वहां पर हमें बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। हम जो बैकएंड क्रिएट करेंगे ना, वो बच्चे वाला बैकएंड नहीं क्रिएट करेंगे, हम बहुत ही बड़ा बैकएंड क्रिएट करेंगे, ऐसा आप समझ लो, एज्यूम कर लो। तो वहां पर हम राउट्स को डिफाइन करते हैं।
अब राउट्स बोलने का मतलब क्या है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर चार्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो चार्ट रिलेटेड आपको जो भी राउट को बनाना होगा, ठीक है, मतलब क्या कि आपको चार्ट को क्रिएट करना है, आपको चार्ट को क्या करना है, आपको चार्ट को क्रिएट करना है, आपको चार्ट को डिलीट करना है, आपको चार्ट को अपडेट करना है, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे ऐप आपको क्या करनी है, सारे के सारे ऑपरेशन चार्ट के ऊपर परफॉर्म करने, तो उसके लिए आपको सेपरेट राउट को डिफाइन करना पड़ेगा, ये सारे के सारे। तो इसीलिए हम डायरेक्टली चार्ट नाम का एक राउट ही क्रिएट कर लेते, क्योंकि पूरे के पूरे राउट को हम एक ही फाइल में तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए हम ऑर्गेनाइज वे में सारे के सारे राउट को लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक चार्ट राउट है, उसके बाद हमें एक ऑथेंटिकेशन का राउट लगेगा, ऑथ राउट लगेगा। ऑथ राउट हमारा क्या करेगा, ऑथ राउट हमारा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पर ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट मतलब क्या कि जो हमारा लॉगिन होगा, लॉगिन, उसके बाद जो हमारा लॉग आउट होगा, लॉग आउट होगा, ये सारे के सारे बात कौन, ये सारे के सारे जो हमारे राउट्स है वो कौन हैंडल करेगा, हमारा ऑथ ऑथ फॉलो करेगा। मतलब क्या कि जो हमारे राउट्स है, राउट बेसिकली हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कि जितने भी हमने सर्विसेज को बनाया है, सर्विसेज को बनाने का मतलब यही है कि जितने भी हमने यहाँ पर राउट को हैंडल किया है, जब हम राउट को हैंडल करते थे, ठीक है, ये हमारा आउट राउट है। उसके बाद दूसरा हमारा एक राउट हो सकता है कि जो हमारा यूजर राउट है, ठीक है, मतलब यूजर को हमें क्या करना है, यूजर की इंफॉर्मेशन को हमें क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे के सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग द राउट्स। मेरा कहने का एक ही मोटिव है कि हम पूरा का पूरा कोड एक ही फाइल में ले लिखते, तो उसे एक ऑर्गेनाइज वे में हमें लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम मल्टीपल राउट को क्रिएट करते। अब हमारा चार्ट राउट होगा, ठीक है, अब ये हमारा चार्ट राउट है, उसके बाद ये हमारा ऑथ राउट है और ये यूजर राउट है। अब ये राउट हम एक फाइल में क्रिएट करते, ठीक है, मतलब ये एक फाइल में, ठीक है, ये एक ही फाइल में होगा, और ये होगा हमारा राउटर में, इसमें होगा हमारा राउटर, सॉरी राउट, मैं राउटर बोल रहा हूँ उसको, राउट में, ठीक है। तो ये हमारा राउट फोल्डर होगा, और उसके अंदर हम यहाँ पर ये चार्ट डॉट जेएस, उसके बाद ऑथ डॉट जेएस, उसके बाद यूजर डॉट जेएस, बेसिकली लोग इसे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चार्ट डॉट राउट डॉट जीएस, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप चार्ट डॉट जीएस भी लिखोगे, ऑथ डॉट जीएस भी लिखोगे, यूजर डॉट जीएस भी लिखोगे, तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो राउट है वो हम अलग फाइल में डिफाइन करते हैं, और इनको यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी जो फाइल होती है, जो हमारी सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल है, ठीक है, ये हमारी सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल है, सॉरी सर्वर डॉट जीएस नाम की फाइल है, तो उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने का तरीका हमें पता ही है कैसे करते हैं, ओके, तो इनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर उसे यूज करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेस में राउटर किस तरह से काम करता है वो मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी राउट्स आप क्रिएट करोगे, चार्ट राउट है, ऑथ राउट है, क्योंकि ऑथ के अंदर बहुत सारे काम हो गए ना, लॉग इन करना होगा, लॉग आउट करना होगा, चार्ट के अंदर भी बहुत सारे काम हो गए, चार्ट को मुझे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। अभी अपनी एप्लीकेशन छोटी है, लेकिन आप जब बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राउट फोल्डर, राउट्स फोल्डर, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मल्टीपल राउट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और ये सर्वर डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से उसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब राउट्स हमें पता चल गया, लेकिन ये कंट्रोलर क्या होते हैं। अब देखो जो भी आप राउट के अंदर जो भी फंक्शंस, राउट के लिए जो भी फंक्शंस लिखोगे, अगर आपको चार्ट को क्रिएट करना है, तो ये लॉजिक आप कहाँ पर लिखोगे, ये लॉजिक आप कंट्रोलर फोल्डर के अंदर लिखोगे। मतलब क्या कि यहाँ पर तो आप ये राउट को डिफाइन करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपका कंट्रोलर फोल्डर होगा, कौन सा फोल्डर होगा आपका, यहाँ पर कंट्रोलर फोल्डर होगा। अब ये कंट्रोलर फोल्डर आपका क्या करेगा, इन फंक्शन को कंटेन करेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कंट्रोलर, कंट्रोलर कुछ नहीं है, कंट्रोलर मतलब क्या कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, सॉरी, जो भी रिस्पॉन्स आपको भेजना है या फिर जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके ऊपर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उसके ऊपर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस कंट्रोलर में होगा आपका लॉग इन का लॉजिक, उसके बाद आपका जो लॉग आउट का लॉजिक है, लॉग आउट, उसके बाद आपका जो चार्ट आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, उसका लॉजिक, ये सारा का सारा लॉजिक आपका कंट्रोलर में डिफाइन होता है। कंट्रोलर ऐसी कोई खास चीज नहीं है, कंट्रोलर मतलब क्या कि जो राउट्स के सारे लॉजिक को कंटेन करता है, तो वो होता है हमारा कंट्रोलर, ठीक है, इसके हाथ में ही सारा काम होता है। अब ये लॉगिन फंक्शन, लॉगिन डॉट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीएस लिखेंगे, ये हमारी लॉगिन की फाइल होगी, ठीक है, लॉगिन डॉट जीएस हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा
logout.js होगा, उसके बाद चार्ट create.js होगा। अब इस फाइल को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से उसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और उसे डायरेक्टली फाइनली हम कहाँ पर यूज करेंगे, मैं इस तरह कलर पर देता हूँ, और इसको हम फाइनली यहाँ पर यूज करेंगे। अब मतलब आप देख सकते हो ना, मतलब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे फोल्डर हमने बनाए हैं। इस फोल्डर का सारा कोड यहाँ पर होगा। ये फोल्डर फॉर्मेलिटी के लिए हमने डिफाइन किया, फॉर्मेलिटी के लिए बेसिकली, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉलो होता है इंडस्ट्री में। अब इसका कोड यहाँ पर होगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे कंट्रोलर, जहाँ पर हम जो राउट के सारे लॉजिक्स होते हैं, लॉगिन का, लॉगआउट का, चार्ट क्रिएट का। अब अपनी एप्लीकेशन अभी आपको छोटी लग रही है, लेकिन आप बड़ी एप्लीकेशन को बनाते हो तब आपको कंट्रोलर का महत्व समझ में आ जाएगा। मतलब जो कंट्रोल, ठीक है, सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पर इस जो हमारा कंट्रोलर फोल्डर है उसके अंदर होता है। तो ये होता है हमारा कंट्रोलर फोल्डर। उसके बाद आता है हमारा मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या है, ये तो आपको बताइए। मिडलवेयर मतलब क्या, कि जो भी काम आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करना है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आती है बैकएंड के पास, तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है। जो मिडल का काम होता है, जैसे कि लॉग चेक करना, जैसे कि ऑथेंटिकेट करना, वेरीफाई करना, कि जो देखो आप टोकन को वेरीफाई कर रहे थे, जो वो हम मैन्युअली सर्वर डॉट जीएस में कोड लिख रहे थे, तो उसी को हम यहाँ पर मिडलवेयर में डिफाइन कर सकते हैं। मिडलवेयर ऑलरेडी हमने देख रखा है। जो भी हम मिडलवेयर में जो कोड लिखते हैं, वो सारा का सारा कोड हम सेपरेटली मिडलवेयर में ही लिखेंगे। सेपरेटली किसमें लिखेंगे, मिडलवेयर में लिखेंगे, तभी हमारा कोड स्ट्रक्चर्ड होगा। उसके बाद आता है हमारा मॉडल्स। अब मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इसको कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और फिर से हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर मॉडल्स चल रहा है, ठीक है। ये आपने देख रखा है अभी तक, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है। अब आते हैं हमारा मॉडल्स। अब मॉडल्स में हम क्या करते हैं, मॉडल्स में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, तब आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरा यूज़र है। तो मुझे यहाँ पर एक यूज़र मॉडल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र मॉडल को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर अगर चार्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पर चार्ट मॉडल को क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। मतलब जो भी हम मॉडल को क्रिएट करते हो, जो भी स्कीमास को हम क्रिएट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करनी है, स्कीमास को क्रिएट करना है, स्कीमास। तो इस स्कीमास को हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉडल्स फोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो ये हमारा मॉडल्स फोल्डर, ओके। तो इस मॉडल्स फोल्डर क्या कंटेंट करता है, हमारा जितने भी मॉडल्स हमें यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए चाहिए, उतने एप्लीकेशन के लिए मॉडल्स हम यहाँ पर इस मॉडल फोल्डर के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमने यहाँ पर, मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है, जो हमने कोड किया था env फाइल का, तो उसके अंदर हमने मॉडल भी डिफाइन किए थे ना। हमने अलग से फोल्डर बनाया था। जो भी मॉडल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे स्कीमास होते हैं, और स्कीमास का यूज करके हम क्या करते हैं, मॉडल्स को बनाते हैं, ठीक है। ओके। अब मॉडल्स फोल्डर के अंदर आपके मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। अभी यूजर मॉडल है, ठीक है, उसके वो हम बनाते हैं स्कीमास के ऊपर। उसके बाद ये चार्ट मॉडल, मतलब जितनी भी सर्विसेज आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, चार्ट मॉडल है, या फिर आपको टास्क मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे जिस तरह से आपकी एप्लीकेशन है, उस, ठीक है, उसी यूज केस के ऊपर आप यहाँ पर मॉडल्स को बना सकते हो। तो ये वो हमारा मॉडल्स। अब दूसरी बात आती है हमारी रिपोजिटरीज, ठीक है। रिपोजिटरीज मतलब क्या, कि जहाँ पर हम यहाँ पर एक, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर से कुछ डेटा को क्या करना है, फेच करना है। डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच करना है। तो डेटाबेस आपके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, कि यहाँ पर आप मल्टीपल, एक एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल डेटाबेस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये दो डेटाबेस मैंने एक एप्लीकेशन को बनाई है। ये हमारा बैकएंड का सर्वर है, और ये हमारे डेटाबेस है, ठीक है। ये भी इसके साथ कनेक्ट है, और ये भी इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करनी है बैकएंड में, कि वो चेंज ना हो। चेंज ना हो मतलब क्या, कि यहाँ पर भी उसी टाइप का डेटा स्टोर है, यहाँ पर भी उसी टाइप का डेटा हमारा क्या है, स्टोर है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे क्वेरीज को डिफाइन करते हैं। देखो, बेसिकली जो हमारा रिपोजिटरीज फोल्डर होता है ना, वो हमारा क्वेरीज के लिए डिफाइन होता है। क्वेरीज के लिए डिफाइन मतलब क्या, कि जब भी आप यहाँ पर ईमेल से कुछ डेटा को फाइंड करते हैं, किससे डेटा को फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल से आप कुछ डेटा को फाइंड करते हैं, या फिर आपका जो यूजर नेम होता है वो भी यूनिक होता है। तो ये इन दोनों से आप डेटा को क्या करते हो, फाइनली इस डेटाबेस के अंदर से फाइंड करते हो। तो ये क्या करते हैं, इस रिपोजिटरी में क्या करते हैं, ये फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन होते हैं, कि जो हमारा फाइंड बाय आईडी होता है, उसके बाद फाइंड ऑन होता है, ठीक है। हमारा जो फाइंड
वन होता है। उसके अंदर हमें क्या चाहिए, उसके अंदर हमें सिर्फ ईमेल चाहिए। अगर हम उसके अंदर से ईमेल भेज दे तो ये हमें फाइनली क्या रिटर्न कर देता है, यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर इन्फो हमें क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन के अंदर डालता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन के अंदर डालता हूँ। और ये फंक्शन को मैं यहाँ पर रिपोजिटरी फंक्शन के अंदर, रिपोजिटरी जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर डाल देता हूँ। तो उसी को हम बोलते हैं रिपोजिटरीज। ठीक है, ठीक है, रिपोजिटरी। तो इसको हम वही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको आई होप कि पता चला होगा। अब देखो ये जो क्वेरी है, ठीक है, यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज करते। फाइनली ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हम एक फंक्शन को डिफाइन करते, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन को आपको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन करते, फॉर एग्जाम्पल गेट इन्फो बाय ईमेल नाम का फंक्शन है। वो क्या कर लेता है, सिंपल सा ईमेल लेता है यहाँ से। अब ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। ऐसा फंक्शन यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन होगा, मेरा रिपोजिटरी के अंदर होगा। अब ये फंक्शन मेरा क्या लेगा, ये फंक्शन मेरा लेगा बेसिकली, जो मेरा रिपोजिटरी होता है, ये फंक्शन बेसिकली मेरा लेगा ईमेल। और यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर रिटर्न कर देगा फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर मॉडल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजर मॉडल, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट, ठीक है। अवेट मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आई होप, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। और यहाँ पर हम इस ईमेल के हेल्प से यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, पसिंग बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। सारे के सारे टेस्ट केसेस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कोड लिखो या फिर वीएस कोड में लिखो, आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये कहाँ पर लिखते हैं हम, ये हम लिखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ये हमारा रिपोजिटरी नाम का फंक्शन है, ठीक है, सॉरी फोल्डर है। और ये हम यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखो आप यहाँ पर सिर्फ ईमेल से क्या कर रहे हो, यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड कर रहे हो। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड कर रहे हो। अब दूसरा फंक्शन आपका होगा जो आपका यहाँ पर ईमेल से या फिर यूजर नेम से कुछ फाइंड कर रहा होगा। किससे फाइंड कर रहा होगा, आपका यूजर नेम से फाइंड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम कहाँ पर लिखते हैं, रिपोजिटरी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है हमारा राउट्स, राउट्स हमने देख रखा है। उसके बाद आती है हमारी सर्विसेज। अब सर्विसेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सर्विसेज का एक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अगर आप फोल्डर नहीं भी बनाओ तो भी चलता है। सर्विसेज के अंदर होते हैं हमारे जो भी हम काम करते हैं। हमें यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं सोच सकते हो आप। हमें पासवर्ड को हैश करना है, हमें यहाँ पर JW2 को क्या करना है, क्रिएट करना है। JW2 क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। तो ये हैशिंग के काम होते हैं। उसके बाद ये JW2 टोकन हम क्रिएट करते हैं, उसके काम होते हैं। यही हम किसके अंदर करते हैं, यही हम सर्विसेज के अंदर करते हैं, ठीक है। यही काम हम किसके अंदर करते हैं, यहाँ पर सर्विसेज के अंदर वही काम हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जो हमारे सर्विसेज, सॉरी, जो भी हमारे सर्विसेज है, कहाँ गए भाई तू, जो भी हमारे सर्विसेज है, ठीक है। यहाँ पर ये सर्विसेज के अंदर कुछ नहीं करते हम। जब पासवर्ड हैश करते हैं उसके बाद जो JW2 क्रिएट करते हैं, JW2 टोकन को, तो वो काम हम कहाँ करते हैं, वो काम हम यहाँ पर सर्विसेज के अंदर करते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद आता है आपका यूटिल्स फोल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूटिल्स फोल्डर के अंदर जो भी आपके छोटे मोटे काम हो गए या फिर वैलिडेशन के, ठीक है, ये बहुत ही, ये नहीं भी किया आपने तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे कोई मतलब इसको रिकमेंडेड नहीं है। यूटिल फोल्डर होता है, ठीक है। मुझे भी इतना इसके बारे में पता नहीं है। यूटिल फोल्डर को आपको ऐसे समझ सकते हो कि यूटिल फोल्डर इज यूज टू वैलिडेशन के लिए या फिर किसी और काम के लिए आप यूटिल्स फोल्डर का यूज कर सकते हो। किसी काम के लिए जो काम आपके लिए बचा हुआ है उस काम के लिए, ओके। उसके बाद आता है आपका वैलिडेशन। अब वैलिडेशन तो आपको पता ही है, जब हमने API लेवल वैलिडेशन की थी, तो इस तरह से वैलिडेशन, इस तरह के जो वैलिडेशंस होते हैं वो हम करते हैं वैलिडेशन फोल्डर के अंदर। अब ये मस्ट नहीं है कि सारे के सारे फोल्डर को आपको यूज करना है, इट इज नॉट अ मस्ट, मतलब इट इज नॉट अ कंपल्सरी टू यूज ऑल द फोल्डर्स, ठीक है, कि इस सारे फोल्डर को आपको बनाना ही मतलब कंपलसरी नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूँ उस फोल्डर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिए। फॉर एग्जांपल ये आपने एप्लीकेशन बनाई है, अब आपको फॉलो कौन कौन से करने हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको फॉलो करना है, पहले तो आपको यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सोर्स फोल्डर होगा। कौन सा फोल्डर आपको होगा आपके पास, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फॉलो करना है। ये इंडस्ट्री में फॉलो होता है। अभी हम बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। बेसिक मतलब क्या कि इंटरमीडिएट बैकएंड डेवलपमेंट, जब हम इंडस्ट्री के ऊपर स्केल भी करेंगे
अब ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो एक्चुअल इंडस्ट्री में फॉलो होता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये जो सर्विसेज है, रिपोजिटरीज है, ठीक है, इसके बारे में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह से फोल्डर भी अवेलेबल होते हैं। सर्विसेज के बारे में पता नहीं होगा, यूटिल के बारे में पता होगा, वैलिडेशंस के बारे में पता होगा, राउट्स के बारे में पता होगा, मिडलवेयर, मॉडल्स, कंट्रोलर, कॉन्फ़िग, ये चार चार पांच फोल्डर के बारे में पता होगा। लेकिन ये सर्विसेज, ये रिपोजिटरीज क्या है, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड कंपनी ने खुद से बनाई है। आपको स्क्रम पता है, आपको स्क्रम पता है जो सॉफ्टवेयर अजाइल डेवलपमेंट का है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो कंपनी ने मस्ट किया हुआ है मतलब क्या कि आप कंपनी में अगर ज्वाइन होते हो तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ वो फॉलो करिए आप, कि अपने यहाँ पर सोर्स फोल्डर क्रिएट किया। अब सोर्स फोल्डर के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सोर्स फोल्डर को बना लिया, ठीक है, ये हमारा सोर्स फोल्डर है। अब इस सोर्स फोल्डर के अंदर हमें फोल्डर को बनाना है। इस सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं विच इज हमारा कॉन्फिग फोल्डर। कौन सा फोल्डर है हमारा, कॉन्फिग फोल्डर। अब कॉन्फिग फोल्डर क्या कंटेन करेगा, कॉन्फिग फोल्डर। अब ये जो कॉन्फिग फोल्डर है वो क्या कंटेन करेगा, हमारा कॉन्फिग फोल्डर कंटेन करेगा जो भी कनेक्शंस हमारे होंगे, जो भी हमारे कनेक्शंस होंगे। अब कनेक्शंस बोलने का मतलब ये कि जो आप मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन कर रहे हो, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है, अभी अभी भी डिस्कस किया है हमने कि कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में होता क्या है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रहा कंट्रोलर। कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इस कंट्रोलर फ़ोल्डर को बना लिया है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर फ़ोल्डर। उसके बाद हम मिडलवेयर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें फ़ोल्डर को फॉलो करना है विच इज़, और दूसरा है हमारा कौन सा, मॉडल्स। के बाद आता है हमारा राउट्स फोल्डर, उसके बाद आता है हमारा यूटिल्स फोल्डर, सॉरी, कौन सा फोल्डर आता है हमारा, यूटिल्स, यूटिल्स, ओके। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कौन कौन से फाइल में आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। और फाइनली आपका एक फोल्डर होगा, सॉरी फाइल होगी जो सर्वर डॉट जेएस, तो आपको बताइए। अब इसके अंदर आपको डेटाबेस के कनेक्शन को बनाना है। इसके अंदर आपको जो भी आप राउट्स के अंदर जो लॉजिक लिखेंगे, जो राउट्स हो गए आपके, ठीक है, सॉरी, जो आपके लॉगिन लॉग आउट, उसके बाद जो भी आप चार्ट राउट, ठीक है, जो भी आप अपनी सर्विसेज बनाओगे उसके लिए जो भी लॉजिक्स होंगे वो आप लिखेंगे कंट्रोलर में। उसके बाद आता है आपके मिडलवेयर। मिडलवेयर आपको पता है कि जो रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें जो भी काम करना है, ठीक है, लॉग को मेंटेन करना है या फिर वेरीफाई करना है, जो सारे के सारे फंक्शन हम कहाँ पर लिखेंगे, मिडलवेयर में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स आपको पता ही है, जो भी हम यूजर मॉडल, चार्ट मॉडल या फिर कोई और मॉडल के क्रिएट करना है, टास्क मॉडल, तो उसको हम मॉडल फोल्डर के अंदर बनाएंगे। आप राउट्स, मल्टीपल राउट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑथ राउटर, उसके बाद आते हैं हमारा यूजर राउटर, उसके बाद चार्ट राउटर, उसके बाद टास्क राउटर। ये सारे के सारे राउट्स हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, इस राउट्स के फोल्डर के अंदर। और ये यूटिल्स फोल्डर बेसिकली इसे यूज करिए आप वैलिडेशन के लिए, जो भी आप वैलिडेट करते हो, ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। या फिर आप एक वैलिडेटर नाम का एक फंक्शन, या सॉरी फंक्शन नहीं, एक वैलिडेटर या फिर वैलिडेशन फोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर आप वैलिडेशन कर सकते हो। तो इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।